हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम कर रहे हैं रेलवे सामान्य विज्ञान में भौतिक विज्ञान। जी हाँ, भौतिक विज्ञान के 501 वन लाइनर्स क्वेश्चन। तो हमारा सबसे पहले क्वेश्चन रहा, इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। आपको पता होगा इकाई समय में यदि कोई दूरी तय होती है तो उसे चाल कहते हैं। अगला प्रश्न है, इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी वेग कहलाती। निश्चित दिशा में मतलब यदि आप ऐसे जा रहे हैं तो आप सीधा जा रहे हैं, तो यह आपकी एक निश्चित दिशा में हो गई। ठीक है, निश्चित दिशा में वेग कहलाते हैं और तय की गई दूरी केवल चाल कहलाती है। हमारा अगला प्रश्न है, सदिश राशियों को परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, जबकि अदिश राशियों में केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। अगला है, चाल एक अदिश राशि है जबकि वेग एक सदिश राशि है। तो आपके प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे सदिश और अदिश राशि? तो सबसे पहले मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। तो यदि आप सदिश राशि याद करना चाहें, मैं बात आपसे कर रहा हूँ सदिश राशि। यदि आप सदिश राशि याद करना चाह रहे हैं तो आप एक कोड याद कर लें, असंभव विवेत्व। इसमें मैंने आपको सारी की सारी सदिश राशियां बता दी। कैसे बता दी? आ मतलब होता आवेग, आवेग, संवेग, भार, बल, विस्थापन, वेग और लास्ट में त्वरण। त्वरण मतलब एक्सीलरेशन। तो ये मैंने सारे आपको सदिश राशियां बता दी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप अपनी नोटबुक में आप नोट कर लीजिए। असंभव विवेत्व, आवेग, संवेग, भार, बल, विस्थापन, वेग और त्वरण, ये सभी सदिश राशियां होंगी। चलिए, हमारा आगे किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में स्थान परिवर्तन विस्थापन कहलाता है। तो विस्थापन क्या कहलाता है? जब कोई वस्तु एक निश्चित दिशा में अपने स्थान में परिवर्तन करती है। अच्छा, विस्थापन शून्य हो सकता है लेकिन तय की गई दूरी शून्य नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये है, मान के चलें आप इधर खड़े हैं और आप ऐसे 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 घूम के पूरा घूम फिर के फिर वापस आ गए, तो मैं क्या कहूँगा आपका विस्थापन जो है एकदम शून्य है क्योंकि आप वापस आ गए। अच्छा, दूरी, तो दूरी तो आप पूरी चले हैं। मान के चले आप नरसिंहपुर से पहुँचे भोपाल और लौट कर आ गए सीधा नरसिंहपुर, तो विस्थापन क्या हुआ? जीरो हो गया, लेकिन दूरी आपको बहुत ज़्यादा तय करनी पड़ी। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, वेग में प्रति समय में होने वाले परिवर्तन को उस पिंड का त्वरण कहते हैं। तो त्वरण क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन। वेग में प्रति समय होने वाला परिवर्तन त्वरण कहलाता है। अच्छा, त्वरण और विस्थापन दोनों कैसी राशियां हैं? सदिश राशि। अभी मैंने आपको याद कराया था असंभव विवेत्व, आवेग, संवेग, भार, बल, विस्थापन, वेग और त्वरण, ये सभी कैसी राशियां हैं? तो सदिश राशि हैं। हमारा अगला है, न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार। अच्छा, तो आपको पता होगा न्यूटन ने कितने नियम दिए थे? तो न्यूटन ने 3 नियम दिए थे। तो पहला नियम है, यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील रहेगी और स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जा सके। आपको याद रखना है, न्यूटन ने पहले नियम में कहा है, यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील रहेगी और यदि वह स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया हो। जैसे एक गाड़ी चल रही है तो वह जब तक चलती रहेगी जब तक उस पर कोई अवरोध उत्पन्न न किया जाए, मतलब ड्राइवर द्वारा ब्रेक मारा न जाए या गाड़ी जब तक कहीं टकरा न जाए तब तक वह निरंतर गति से चलती रहेगी। ठीक है, चलिए, हमारा अगला है, विराम के जड़त्व के कारण। जी हाँ, विराम के जड़त्व के कारण रुकी हुई गाड़ी को अकस्मात चलने से पीछे की ओर झुक जाता है। तो आप याद रखना, यदि गाड़ी रुकी हुई है और वो चलने लगे तो आप कहाँ झुकेंगे? तो आप पीछे की ओर झुकेंगे। और यदि गाड़ी चल रही है, ठीक, और अचानक रुक जाए तो आप कहाँ झुकेंगे? आगे की ओर झुकेंगे।
तो विराम के जड़त्व के कारण आप पीछे की ओर झुकेंगे और गति के जड़त्व के कारण आप आगे की ओर झुकेंगे। ये प्रश्न में इम्पोर्टेंट लगा लें, ये प्रश्न आता है पेपर में। कैसे पूछा जाता है, यदि व्यक्ति एक गाड़ी में बैठा हुआ है और गाड़ी चल रही है और अचानक रुक जाए तो यात्री कहाँ झुकेगा, तो वह आगे की ओर झुकेगा क्योंकि गाड़ी आगे की ओर चल रही है। हमारा अगला है, विराम के जड़त्व के कारण ही डंडे से प्रहार करने पर कोट की धूल या कपड़े की धूल झड़ जाती है। न्यूटन के प्रथम नियम से क्या पता चलता है, तो न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से पता चलती, तो हमें उत्तर देना पड़ेगा न्यूटन के प्रथम नियम से। अब बल, तो हम बल की परिभाषा समझ लेते हैं। बल वह भौतिक कारण है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी अवस्था में परिवर्तन लाता है या परिवर्तन लाने की चेष्टा करता है। जैसे मान के चलें एक ये दीवार है, दीवार पर आप बल लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या यह दीवार हिलेगी? जी नहीं हिलेगी। इसका मतलब है बल तो आप लगा रहे हैं लेकिन दीवार नहीं हिल रही। इसका मतलब है आप दीवार हिलाने की चेष्टा कर रहे हैं। लेकिन मान के चलें आप एक पत्थर डला हुआ या फुटबॉल मान लें, ये एक फुटबॉल है और आपने इस पर एक लात मारी या अपना एक पैर मारा, तो यह फुटबॉल कैसे लुढ़क के जाएगी? फुटबॉल इधर लुढ़क के जाएगी। तो इसका मतलब है आपने एक साइड से बल लगाया तो बल की दिशा में ये मूवमेंट कर गई है। चलिए हमारा अगला है, किसी पिंड द्वारा इकाई समय में ध्रुवांतर पर बनाया गया कोण क्या कहलाता है, तो कोणीय वेग कहलाता है। कोणीय वेग का मात्रक याद रख लीजिए आप, कोणीय वेग का मात्रक है रेडियन प्रति सेकेंड। चलिए न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहते हैं, तो न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम या फिर गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। इस पर आप इंपॉर्टेंट लगा लें, न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम। हमारा अगला है, किसी वस्तु के मात्रा और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, तो संवेग कहते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा संवेग क्या कहलाता है, तो वस्तु की मात्रा और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं न्यूटन के दूसरे नियम की। तो न्यूटन के गति का दूसरा नियम क्या था? किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती तथा द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है और त्वरण की दिशा बल की दिशा में होती है। तो इसका सिंबल यदि लिखने आ जाए तो इसका सिंबल होता है F बराबर ma। ठीक है, F बराबर ma। आप ऐसा याद रखें, न्यूटन के द्वितीय गति के नियम F बराबर ma होता है। अच्छा, न्यूटन के द्वितीय नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। आपने अभी देखा था ऊपर कि न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है और द्वितीय नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। तो प्रश्न कैसा बनेगा? बल का व्यंजक न्यूटन के किस नियम से प्राप्त होता है, तो द्वितीय नियम से न्यूटन के बल का व्यंजक प्राप्त होता है। अगला है, यदि कोई बल किसी वस्तु पर बहुत ही कम समय तक कार्यरत रहे तो बल और समय के गुणनफल को क्या कहते हैं, तो आवेग कहते हैं। अच्छा, आवेग और संवेग, तो अभी आपने यदि वीडियो शुरू से देखना है तो आपको पता होगा आवेग और संवेग कैसी राशियां हैं? सदिश राशियां। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। जिस बल का परिणामी शून्य नहीं होता उसे असंतुलित बल कहते हैं। बल दो प्रकार के होते हैं, एक संतुलित बल और एक असंतुलित बल। तो जिस बल का परिणामी शून्य नहीं होता तो उसे असंतुलित बल कहते हैं और जिस बल का परिणामी शून्य हो जाता है उसे संतुलित बल कहते हैं। अब हम देख रहे हैं न्यूटन के तृतीय नियम की। तो न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इनवर्स रिएक्शन है ना। चलिए हमारा अगला है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार यदि कणों के किसी समूह पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है तो उस निकाय का कुल संवेग अपरिवर्तित रहेगा। हमारा अगला है अभिकेंद्रीय बल। अच्छा, बल कितने प्रकार के होते हैं, तो बल दो प्रकार के होते हैं, एक अभिकेंद्रीय बल, एक होता है अपकेंद्रीय बल। इसको अभिकेंद्रीय बल कहते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स और अपकेंद्रीय बल को कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स
मतलब अभिकेंद्रीय बल क्या है? तो वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर यदि चलती है तो उस वस्तु पर बल वृत्त के केंद्र की ओर लगेगा। मतलब आप ऐसा करें, एक यदि रिंग में आप घूम रहे हैं तो बल कहाँ लगेगा? केंद्र की ओर लगेगा। यदि केंद्र की ओर लग रहा है, अंदर की तरफ लग रहा है, तो उसे कहेंगे अभिकेंद्रीय बल। और यदि यह बल प्रतिक्रिया बल वृत्ताकार पथ पर चलायमान वस्तु द्वारा वस्तु पर लगता है, मतलब इसके कहने का मतलब है कि अभिकेंद्रीय में अंदर की ओर लगेगा और अपकेंद्रीय में कहाँ की ओर लगेगा? केंद्र से बाहर की ओर लगेगा। अच्छा, इसके उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ। उदाहरण भी पेपर में आते हैं। जैसे मान के चले, आप किसी टर्निंग पॉइंट पर अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, चौराहे पर, और आप घूम रहे हैं, तो आपकी गाड़ी कैसी हो जाती? अंदर की ओर हो जाती। या तो आप मान लें, आपने मौत का कुआं देखा होगा। मौत के कुआं में गाड़ी कैसी चलती? थोड़ी सी तिरछी होके चलती। तो ये उदाहरण है अभिकेंद्रीय बल का, ठीक है ना, क्योंकि फोर्स कहाँ लगेगा? केंद्र की ओर लगेगा। ठीक, अब हम बात कर लें आपसे वॉशिंग मशीन की। वॉशिंग मशीन में जब कपड़े धुलते हैं तो आपने देखा होगा कपड़े बाहर की तरफ होते हैं। इसका मतलब ये है, इस पर कौन सा बल लग रहा है? तो अपकेंद्रीय बल लग रहा है। चलिए, हमारा अगला है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना तथा इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना। तो आपको अब समझ आ गया होगा अभिकेंद्रीय बल, क्योंकि केंद्र की ओर, अंदर की ओर बल लग रहा है। और कपड़ा सुखाने की मशीन या दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन, तो अपकेंद्रीय बल। अभी मैंने आपको इससे पहले ही, जैसे ही मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा था, मैंने आपको बता दिया था। कपड़ा सुखाने की मशीन मतलब बात हो रही है वॉशिंग मशीन की, कपड़े बाहर की तरफ होते हैं, ठीक है। और दूध की मथनी से भी यदि आप हाथ से मक्खन निकालते हैं मथनी से, तो आपने देखा होगा बाहर की तरफ उसमें बल लगता है। तो यह अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। हमारा अगला है बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति बल आघूर्ण कहलाती। तो बल आघूर्ण की परिभाषा क्या है? बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति। एक अक्ष मतलब कोई एक सेंटर रहा है, उसके चारों ओर घुमाने की प्रवृत्ति क्या कहलाएगी? बल आघूर्ण कहलाएगी। बल आघूर्ण कैसी राशि है? तो बल से संबंधित जितनी भी राशियां होंगी, बल, वेग, विस्थापन, बल, आघूर्ण, इस टाइप, ये सभी आपकी कैसी राशियां रहेंगी? तो ये सभी सदिश राशियां होंगी। तो बल आघूर्ण एक सदिश राशि है और इसका मात्रक क्या है? तो न्यूटन मीटर है। किसी पिंड का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उसे अपने केंद्र की ओर खींचती है, ठीक है ना। चलिए, जब बल द्वारा किसी वस्तु में विस्थापन उत्पन्न किया जाता है तो कार्य होना समझा जाता है। कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य की माप क्या होती है? बल तथा बल की दिशा में विस्थापन। हमारा अगला है कार्य करने की दर क्या कहलाती है? तो शक्ति कहलाती है। आपसे सीधा सीधा पूछा जाएगा, कार्य कराने की दर क्या कहलाती है? तो शक्ति कहलाती है। जबकि कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो ऊर्जा कहलाती है। कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो कार्य और ऊर्जा का मात्रक है जूल। आप याद रखें, प्रश्न ऐसा भी पूछा जाएगा, ऐसी कौन सी दो राशि है जिनका मात्रक एक जैसा है? तो इसका उत्तर होगा कार्य और जूल। इनका मात्रक, कार्य और ऊर्जा का मात्रक है जूल। जबकि शक्ति का मात्रक क्या है? तो वॉट। शक्ति मतलब पावर। हमारा अगला है ऊंचाई पर स्थित वस्तु स्प्रिंग बांध बनाकर रोके गए जल आदि में क्या होती है? तो स्थितिज ऊर्जा। ऊर्जा दो प्रकार की होती है, एक होती है स्थितिज ऊर्जा, एक होती है गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा मतलब किसी एक विशेष स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और किसी एक गति, जब भी कोई चीज गति अवस्था में हो तो उधर क्या ऊर्जा लगेगी? तो गतिज ऊर्जा लगेगी, ठीक। तो घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा। आप लोगों ने देखा होगा घड़ी में चाबी भर लेते थे, तब घड़ी चलती रहती, तो एक विशेष स्थिति पर लाकर उसे सेट कर दिया जाता था। आपने चाबी वाला एक गुड्डा देखा होगा। चाबी वाले गुड्डे में क्या होता था? चाबी वाले गुड्डे में एक चाबी भर दी जाती थी। चाबी भर दी जाती थी तो गुड्डा अपने आप चलते रहता था, ठीक। तो ये आपका एक मैंने गुड्डा बना दिया है, ठीक। चलिए,
अगला है ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार। तो क्या है, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती, इसे केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला जा सकता है, ठीक है ना। अगला है एक अश्व शक्ति। एक अश्व शक्ति मतलब हॉर्स पावर बराबर कितने वाट होते हैं, तो 746 वाट। इस पर आप IMP लगा लें, ये प्रश्न आपके पेपर में आएगा। हमारा अगला है वह न्यूनतम वेग जिसमें प्रक्षेपित करने पर कोई पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाए, उसे क्या कहते हैं, पलायन वेग। अच्छा, आपको समझ में नहीं आया होगा तो मैं अपनी भाषा में समझा। मान के चलें आप एक पत्थर रखें, आपने पत्थर ऊपर की ओर फेंका और इतने ऊपर फेंक दें कि वो कभी लौट कर ना आए, तो इसको हम क्या कहते हैं, पलायन वेग। यही कह रहा है कोई पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाए, उसे कहते हैं पलायन वेग। अच्छा, पलायन वेग कितना होता है, तो 11.2 मीटर पर सेकेंड। मतलब आप यदि इस स्पीड से फेंक दें, 1 सेकेंड में 11.2 मीटर पर सेकेंड, तो यह आपको पलायन वेग कहलाता है। चंद्रमा पर जी का मान। प्रश्न है, चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी का मान का कितना गुना होता है, तो 1/6 गुना होता है। हमारा अगला है पृथ्वी के लिए पलायन वेग कितना होता है, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अभी मैंने आपको बताया था 11.2 मीटर पर सेकेंड, वो मिस्टेक हो गई थी, है ना, किलोमीटर पर सेकेंड। किलोमीटर मतलब इतनी स्पीड से 1 सेकेंड में आप 11.2 किलोमीटर की रफ्तार से यदि फेंक दें, ठीक। और सौर मंडल के लिए पलायन वेग कितना होता है, तो 42 किलोमीटर पर सेकेंड। तथा चंद्रमा के लिए कितना होता है, तो 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। तो आप याद रखिए, सौर मंडल के लिए पलायन वेग 42 किलोमीटर पर सेकेंड, ये है आपका सौर मंडल के लिए 42 किलोमीटर पर सेकेंड। और पृथ्वी के लिए बात करें तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, और चंद्रमा के लिए मैं बात करूं तो 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। अगला है भू स्थिर उपग्रह का घूर्णन काल 24 घंटे के लिए तुल्य होता है, वह पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर दिखाई देता है। अगला है दाब का SI मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या पास्कल होता है। तो आपको सीधा सीधा पूछा जाएगा कि दाब का SI मात्रक क्या होता है, तो यदि आपके ऑप्शन में पास्कल है तो आपको पास्कल सही करना पड़ेगा, नहीं तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर सही होगा। अगला है वायु दाब मापी। वायु दाब मापी को क्या कहते हैं, तो आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, बैरोमीटर। वायु दाब मापी को बैरोमीटर कहते हैं। जो पारे का अचानक बढ़ जाना, तो इसमें क्या होता है, अचानक बढ़ जाना तो मौसम स्वच्छ रहेगा, ठीक। पारा आपने देखा होगा अचानक नीचे गिर जाता है, अचानक ऊपर चढ़ जाता है, स्थिर हो जाता है, इस प्रकार से। अच्छा, अगली हेडिंग है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव होता क्या है, जब भी कोई पृष्ठ तनाव में रहे तो वह पृष्ठ तनाव कहलाता है। कैसे, मान के चलें एक मैंने ये गोल थाली ले ली, थाली पर मैंने कुछ बूंदें डाल दी या तेल की कुछ बूंदें डाल दी, तो अच्छा, अब ये तेल की बूंदें कहाँ की ओर जाएंगी, ये इनमें एक तनाव बना रहेगा कि हम इस तरफ चले जाएं, इस तरफ चले जाएं कि इस तरफ चले जाएं, तो ये कंफ्यूज हो गई कि हम किस साइड जाएं। तो जब भी कोई पृष्ठ तनाव में रहे तो वह पृष्ठ तनाव कहलाता है। अच्छा, पृष्ठ तनाव के कारण ही वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं, आप ये इम्पोर्टेंट लगा लें। और शेविंग ब्रश को जल से निकालने पर इसके केस आपस में सटे रहते हैं मतलब चिपक जाते हैं, ठीक है ना। चलिए, अगला है केशिकत्व के कारण। लालटेन की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है, एक क्रिया होती है केशिकत्व की क्रिया, जिसे कैपिलरी भी कहते हैं, ठीक है, कैपिलरिटी। इससे क्या होता है, लालटेन की बत्ती तेल ऊपर चढ़ जाता है। एक आपने उदाहरण देखा होगा, मान के चले आप एक टब में एक धागा या रस्सी डाल दें और बहुत दूर तक उस धागे को ले जाए, उसके बाद आप उसे छोड़ दें टब में डाल के, तो आप 5 से 10 मिनट बाद देखिए पूरा धागा या जो रस्सी आपने डाली थी वो सारी गीली हो जाएगी। लेकिन याद रखना, ये रस्सी धागा प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए। चलिए, अगला है ब्लॉटिंग पेपर, स्याही का सुखाया जाना भी केशिकत्व के कारण। तो आप याद रखें,
केशिकत्व के कारण ही बत्ती पर तेल ऊपर चढ़ता है, केशिकत्व के कारण ही ब्लॉटिंग पेपर में स्याही सूख जाती है। ठीक, हमारा अगला है ध्वनि तरंग। तो तरंगें दो प्रकार की होती हैं, एक होती हैं ध्वनि तरंग और एक होती है प्रकाश तरंग। तो ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग है, और प्रकाश तरंग कैसे? तो प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग है। अच्छा, आपको यदि इसमें दिक्कत हो रही याद करने में तो मैं आपको याद करा देगा। आप ध्वनि से लिखें अनुदैर्घ्य। आपने देखा इसमें भी धा आ रहा है, इसमें भी धा आ रहा है, तो ये ध्वनि हो गई अनुदैर्घ्य। और जैसे ही आप प्रकाश लिखेंगे तो आप लिखेंगे अनुप्रस्थ। इसमें भी पा के नीचे रा की रेप आ रही है और इसमें भी पा के नीचे रा की रेप, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। अगला है आवृत्ति को किस में मापा जाता है? तो आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है, और हर्ट्ज का सिंबल होता है एच। ध्वनि के वेग हवा में होता है 332 मीटर पर सेकेंड, जल में कितना होता है 1483 मीटर पर सेकेंड, और लोहे में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो 5130 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, तो प्रश्न कैसा बन सकता है? ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो आप याद रखिए लोहे में सबसे ज़्यादा होगा, मतलब ठोस में। ठीक है, इसके बाद द्रव में होगा, इसके बाद गैस में होगा। तो ध्वनि का वेग दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ध्वनि के वेग पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगला है ध्वनि की चाल तरंग दैर्घ्य एवं आयाम पर निर्भर नहीं करती। तो आपको ऑप्शन दे देंगे ध्वनि की चाल किस पर निर्भर नहीं करती। तो एक है तरंग दैर्घ्य, दूसरा है आयाम। हमारा अगला है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर ध्वनि की आवृत्ति नहीं बदलती। ठीक है, एक माध्यम से यदि ध्वनि दूसरे माध्यम में जा रही है तो उसकी क्या नहीं बदलेगी? तो आवृत्ति फ्रिक्वेंसी नहीं बदलेगी। अब हम बात कर रहे हैं तरंग। तो तरंग कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती है। एक होती है श्रव्य तरंग, एक होती है पराश्रव्य तरंग, और एक होती है अपश्रव्य तरंग। ठीक, तरंगों के मैंने आपको प्रकार बता दिए। एक होती है पराश्रव्य, एक होती है अपश्रव्य, और एक होती है श्रव्य। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं श्रव्य तरंग। 20,000 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि को अपश्रव्य तरंग कहते हैं। ठीक, अपश्रव्य मतलब 20,000 हर्ट्ज से नीचे। इसके बाद होगी श्रव्य, 20,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की तरंग को कहेंगे श्रव्य तरंग। और फिर है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर, तो पराश्रव्य तरंग। तो आपको अब समझ में आ गया होगा। एक तरंग होती है ऑडिबल, जिन्हें हम श्रव्य तरंग कहते हैं। तो श्रव्य तरंग कितनी होती हैं? 20 से 20,000 हर्ट्ज तक, 20,000 हर्ट्ज तक की श्रव्य तरंगें होंगी। 20 हर्ट्ज से कम होंगी उन्हें अपश्रव्य कहा जाएगा, और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर जो रहेंगी उन्हें पराश्रव्य तरंगें कहा जाएगा। तो अच्छा, हमारा शरीर कितने तक की ध्वनि सुन सकता है? तो मानव शरीर 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की तरंगों को मानव कान सुन सकता है। तो बाकी की जो अपश्रव्य और पराश्रव्य वो कौन सुन सकता है? तो कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगें भी सुन सकते हैं। पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो समुद्र की गहराई में, ट्यूमर का पता लगाने में, वायुयान तथा घड़ियों के पुर्जों को साफ करने में किया जाता है। मतलब ये इतनी तेज होती हैं। अगला है प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच कम से कम 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। आपको यदि परावर्तन ध्वनि सुनना है, प्रतिध्वनि, ठीक, मतलब प्रतिध्वनि, ठीक, आवाज रिपीटेशन, तो वह कितनी दूरी होनी चाहिए श्रोता और परावर्तक के बीच? तो 17 मीटर। आपने वो पिक्चर देखी होगी, नाम चिल्लाते हैं और वापस आता है। ठीक, तो उसी के लिए कम से कम कितनी मीटर की दूरी होनी चाहिए? तो 17 मीटर की। लोलक का आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। ठीक, यदि पूछा जाए कि लोलक का आवर्तकाल किस पर नहीं निर्भर करता, तो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। कान पर ध्वनि का प्रभाव
1/10 सेकेंड तक रहता है। आपको ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट लगा, लीजिए कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने सेकंड तक रहता है, तो 1/10 सेकेंड तक। हमारा अगला है CP-CB = R। ये किस सूत्र के नाम से जाना जाता है, तो मेयर नाम के सूत्र से जाना जाता है। CP-CB बराबर होता है R। हमारा अगला है ध्वनि के अपवर्तन के कारण। ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई देती। तो ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक सुनाई देती है। किस कारण, तो ध्वनि के अपवर्तन के कारण। अब दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई, तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है पारसेक। एक होती है प्रकाश वर्ष। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा प्रकाश वर्ष काय का मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष है दूरी मापने का मात्रक। ठीक, और सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई। संवेग दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो आप याद रखें संवेग दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुनी होगी। ठीक है, 4 गुनी हो जाएगी जब आप संवेग को दोगुना करेंगे। भू स्थिर उपग्रह, अभी आपने देखा था भू स्थिर उपग्रह के घूर्णन समय कितना था, 24 घंटे। अब भू स्थिर उपग्रह कहाँ से कहाँ घूमता है, किस ओर से किस ओर, तो पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। हमारा अगला है वायुमंडलीय दाब मापी। बैरोमीटर का पाठ्यांक, यदि एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी और तूफान। ठीक, आप याद रखें अभी आया था ऊपर प्रश्न, यदि एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी और तूफान। जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा आने की संभावना है। हमारा आगे है आपेक्षिक घनत्व को मापा जाता है, तो हाइड्रोमीटर में आपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर में मापा जाता है। अब लोलक की लंबाई बढ़ने पर आवर्तकाल क्या होगा, तो आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा। अब प्रश्न है पारा कितने डिग्री सेल्सियस पर जमता है, तो आप याद रखें -39 डिग्री सेल्सियस पर पारा जम जाता है। अच्छा, एक पारे से संबंधित मैं बता देता हूँ, पारे का सिंबल है Hg। और दूसरा मैं बता देता हूँ एक ऐसी धातु जो केवल द्रव अवस्था में रहती है, वो आपकी रहेगी पारा। हमारा अगला है ठोसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है, तो ठोसों में ऊष्मा का स्थानांतरण चालन विधि द्वारा होता है, चालन विधि द्वारा। अच्छा, गैसों में और द्रवों में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है, तो संवहन विधि द्वारा गैसों एवं द्रवों में होता है, और ठोसों में होता है चालन विधि द्वारा। अगला है सोनोमीटर। सोनोमीटर क्या है, तो सोनोमीटर एक स्वर मापी है, आप याद रखें सोनोमीटर क्या है, एक स्वर मापी। अगला है 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व तो सबसे अधिक तथा आयतन सबसे न्यूनतम होता है। कितने डिग्री पर होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर। हमारा अगला है पृथ्वी पर सूर्य से ऊष्मा किस माध्यम से आती है, तो विकिरण के द्वारा आती है। कैसे आती है, विकिरण के द्वारा आती है। आसमान से बादल छाए रहने का वातावरण में गर्मी महसूस होती। आपने देखा होगा आप कहते हैं उमस है, बादल छाए हैं इसका मतलब है उमस है, तो गर्मी महसूस हो रही है। हमारा अगला है वायुमंडल संवहन विधि द्वारा गर्म होता है। तो प्रश्न पूछा जाएगा वायुमंडल किस विधि द्वारा गर्म होता है, तो आपको पता होना चाहिए हमारा वायुमंडल संवहन विधि द्वारा गर्म होता है। अब हम बात कर रहे हैं निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम होती है। निर्वात में कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आप याद रखें प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब हम बात कर रहे हैं, आपने इंद्रधनुष के 7 रंग पढ़े होंगे, तो कैसे पढ़े होंगे, बेजानी हैप्पी नाला, मुझे तो ऐसे ही याद, बेजानी है पी ना ला, मैंने ये ऐसे लिख दिए, मुझे नीचे से याद है, बैगनी, जामनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। यदि आपसे इंद्रधनुष के रंग में बीच में पूछा जाए तो आप कहेंगे बीच में है हरा रंग, सबसे नीचे बैगनी और सबसे ऊपर है लाल। अब प्रश्न जो है हम उसे देख लेते हैं।
तो इसमें पूछा गया था बैंगनी रंग में प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है तथा लाल रंग में प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो आपको याद रखना पड़ेगा किस रंग में प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो बैंगनी रंग में प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और सबसे कम किस रंग में होता है, तो लाल रंग में होता है। अब हम बात करना है आकाश का रंग। नीला किस कारण होता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला होता है। अगला है पृथ्वी को चंद्रमा और सूर्य के बीच में आने के बाद क्या होता है, तो चंद्र ग्रहण होता है। तो आप याद रखिएगा चंद्र ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण कब होता है, जब पृथ्वी की चंद्रमा और सूर्य के बीच में आता है। तो पृथ्वी यदि चंद्रमा और सूर्य के बीच आ गई, इसका मतलब है चंद्र ग्रहण हो गया। अब चंद्रमा को पृथ्वी और सूर्य के बीच में आने से सूर्य ग्रहण होता है। तो आप याद रखें चंद्रमा किस किस के बीच आ जाता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में यदि चंद्रमा आ गया तो सूर्य ग्रहण हो गया, और चंद्रमा और सूर्य के बीच यदि पृथ्वी आ गई तो हमारा चंद्र ग्रहण। अगला है अगर दो दर्पण एक दूसरे के समानांतर हों, तो उनके बीच रखी वस्तु पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। सोलर को रखकर परावर्तक दूरबीन सर्च लाइटें रोगियों के नाक कान गले आदि की जांच के लिए हजामती दर्पण के रूप में कौन सा दर्पण यूज होता है, तो अवतल दर्पण। तो आप याद रखें दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण एक उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण मैं आपको याद करा दे रहा। अवतल दर्पण मतलब जो फैलाता है, किसी भी चीज को कैसा करता है, फैलाता है, तो वो क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण। अब यदि उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण क्या कहलाएगा, तो उत्तल दर्पण कहलाएगा उत्तल दर्पण कहलाएगा जो मतलब कंप्रेस करता है, सिकोड़ता है या फिर इकट्ठा करता है, वो क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण। ठीक है ना। अब देखिए जैसे ये कह रहे हैं आपसे सर्च लाइट। सर्च लाइट मतलब आपने देखा होगा एक गाड़ी के सामने की लाइट। गाड़ी के सामने की लाइट जो रहती हैं वो प्रकाश को फैलाती हैं। आपने देखा दूर दूर तक दिखता है, दूर दूर तक दिखता है, इसका मतलब कौन सा है, अवतल दर्पण या अवतल दर्पण। ठीक है। अब आपने देखा होगा स्ट्रीट लाइट पे भी एक लैंप लगा रहता है। लैंप लगा रहता है तो प्रकाश कैसा करता है, तो ये प्रकाश सारी जगहों पर फैलाता है, तो इसका मतलब है अवतल दर्पण। अच्छा अब देखिए आपने डॉक्टर के पास एक देखा होगा जिससे वो कान में या नाक में देखता है, इसका मतलब वो छोटी चीजों को बड़े करके देख रहा है। इसका मतलब है कान नाक गले या हजामती दर्पण कौन सा दर्पण यूज होता है, तो अवतल दर्पण यूज होता है। चलिए हमारा अगला है प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं तथा पानी के अंदर रखी छड़ टेढ़ी दिखाई देती। आप इस पे इम्पोर्टेंट लगा लें। आपसे यदि प्रश्न पूछा जाता है कि तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। और आपने देखा होगा पानी के अंदर यदि आप एक छड़ रखते हैं और आप ऊपर से देखते हैं तो वो थोड़ी हल्की सी ऐसी टेढ़ी दिखाई देगी। ठीक है, इस टाइप की छड़ यदि आपने रखी और आप देखें तो हल्की सी वो ऐसी टेढ़ी सी दिखाई देती, तो किस कारण दिखाई देगी, वो आपको अपवर्तन के कारण। अगला है हीरे का चमकना, रेगिस्तान में मृग मरीचिका बनना या कांच में आए दरार का चमकना, ये कहलाता है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन। एक होता है अपवर्तन, एक होता है परावर्तन। अच्छा मैं आपको एक चित्र बना के बताता हूँ। यदि एक ये रेखा है, ये एक अभिलंब हो गया, ये एक रेखा आई, ये रेखा आई है, तो इसको क्या कहेंगे, तो इसको हम कहेंगे अपवर्तन रेखा। अच्छा अपवर्तन रेखा मतलब इस साइड का कोण क्या कहलाएगा, अपवर्तन। और जो रेखा वापस जा रही है, जो रेखा वापस जाएगी उसे हम क्या कहेंगे, परावर्तन। तो ये हो गई हमारी अपवर्तित किरण, ये हो गई हमारी अपवर्तित किरण, और एक हो गई हमारी परावर्तित किरण। चलिए हमारा आगे का प्रश्न है उत्तल दर्पण का उपयोग मोटर गाड़ी में साइड मिरर के रूप में किया जाता है। अभी मैंने आपको याद कराया है। अवतल दर्पण मतलब फैलाना मतलब बड़ा करना, किसी भी चीज को कैसे करके देखना, बड़ा करके देखना। और उत्तल दर्पण की बात करें तो कैसे करके देखना, छोटा करके देखना। आपने देखा होगा साइड मिरर की बात चल रही, आपने गाड़ी में देखा होगा जो भी साइड मिरर लगा होता है,
पीछे से बहुत बड़ा ट्रक भी आ रहा है तो आपको वो छोटा सा दिखाई देगा। इसका मतलब ये है कि उसने क्या किया, साइज को कम कर दिया। ऐसे आप याद कर सकते हैं। चलिए आगे है लेंस की क्षमता का मात्रक, क्या कहलाता है, डायोप्टर। डायोप्टर से किसकी क्षमता मापी जाती है, लेंस की क्षमता मापी जाती है। हमारा आगे है इंद्रधनुष के बीच का रंग। अभी आप यदि वीडियो शुरू से देख रहे हैं तो आपको पता होगा मैंने आपको एक कोडिंग बताई, बैजानी है पीनाला, तो बीच में कौन सा रंग आता है, हरा। सबसे नीचे कौन सा आता है, बैगनी, और सबसे ऊपर आता है लाल। हमारे प्राथमिक रंग की बात कर रहा है। प्राथमिक रंग क्या होते हैं, तो प्राथमिक रंग मतलब नेचुरल, एक लाल है, एक हरा है, एक नीला है। तो आप इसको ऐसे कोडिंग से याद कर लें। मैंने एक कोडिंग बनाई थी, मैंने लिखा था नेहला। नेहला, तो नेहला मतलब प्राथमिक रंग। कौन कौन से, नीला, हरा, लाल। ठीक, ये हो गए आपके नेहले से आपके 3 रंग याद, प्राथमिक रंग। चलिए आगे, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। मनुष्य नॉर्मल आंखों से कितना देख सकता है, तो 25 सेंटीमीटर तक वो देख सकता है। इंद्रधनुष सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में बनता है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है इंद्रधनुष बनने की दिशा कौन सी होती है, तो सूर्य के ठीक विपरीत इंद्रधनुष देखा जा सकता है। अब हम बात कर रहे हैं निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष को पेपर में लिखा आएगा मायोपिया। क्या लिखा आएगा, मायोपिया। ठीक, अब डायरेक्ट निकट दृष्टि दोष को मायोपिया लिखा आता है। ठीक, और दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया लिखा आता है। तो निकट दृष्टि दोष ये देखिए इंग्लिश में लिखा है। मायोपिया के निवारण में कौन सा लेंस का प्रयोग होता है, तो अवतल लेंस का। तो अच्छा, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष क्या होते हैं। निकट दृष्टि दोष मतलब आपको निकट की वस्तुएं तो दिखाई दे रही हैं लेकिन दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी। और दूर दृष्टि दोष मतलब दूर की वस्तुएं तो दिखाई देंगी लेकिन निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी। तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग होता है और दूर दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। हमारा अगला प्रश्न, पानी के अंदर हवा का बुलबुला किसकी सतह होती है, तो पानी के अंदर हवा का बुलबुला जिसकी सतह कैसी होती है, उत्तल होती है, अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। होती उत्तल है लेकिन लगती कैसी, तो अवतल लगती है। अगला, किसी रंग का प्रकीर्णन किस पर निर्भर करता है, तो तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। लाल तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। तो अभी मैंने आपको बताया था किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होगी, तो लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होगी। और किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगी, तो बैगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगी। आपको नीचे से याद करना है, बैजानी है पीनाला सबसे नीचे है मतलब सबसे कम, तो बैगनी तरंग सबसे नीचे है तो उसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगी। और लाल तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि लाल रंग सबसे ऊपर। अगला है, अंतरिक्ष में देखने पर प्रकाश का आकाश कैसे दिखाई देता है, तो काला दिखाई देता है। अंतरिक्ष में देखने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, तो काला दिखाई देता है। काले रंग की वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है। आपको ये पता रखना चाहिए कि काला रंग कब बनता है, जब पूरे रंग अवशोषित हो जाए तो वह काला रंग बनता है। रंगीन टीवी में प्राथमिक रंग कौन कौन से, नीले, हरे और लाल। मैंने अभी आपको बताया था ऊपर, नेहला। नेहला से आप याद कर सकते हैं नीला, हरा और लाल, ये सारे प्राथमिक रंग। जिन दो रंगों के मिलान से श्वेत रंग बनता है, सफ़ेद रंग बनता है, उसे क्या कहते हैं, तो पूरक वर्ण कहते हैं। अगला है, जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश सरलता से प्रवाहित होता है उसे क्या कहते हैं, तो चालक कहते हैं। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सी धातु है, तो इसका उत्तर होगा चांदी। चांदी विद्युत का सबसे अच्छी चालक होती है। अगला है, जिन पदार्थों से होकर आवेश का प्रवाह नहीं होती उन्हें कहते हैं अचालक या फिर कुचालक। आपने दो पढ़े होंगे, सुचालक और कुचालक। सुचालक मतलब अच्छे तरह से विद्युत करंट फ्लो हो जाए, है ना, और कुचालक जिससे फ्लो ना हो। लकड़ी, रबड़ और कागज ये सारे कैसे हैं, तो अचालक या फिर हम कह सकते हैं कुचालक। वे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालक एवं अचालक के बीच होती है या कुचालक के बीच होती है वो होते हैं अर्धचालक। ठीक है, मतलब फ्लो भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम
ये कैसे पदार्थ हैं? तो अर्धचालक हैं। आप इनके नाम याद रखना, कौन कौन से? कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये कैसे हैं? तो अर्धचालक। अब हम बात कर रहे हैं जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष के निवारण में बाइफोकल लेंस। आपने देखा होगा बाइफोकल लेंस मतलब यदि दादाजी लोगों का चश्मा होता है, दादाजी लोगों के चश्मे में आपने देखा होगा नीचे इस टाइप से एक कर्व होता है, मतलब एक फ्लैट होता है और नीचे कर्व होता है। इसका मतलब है उन्हें दूर का भी दिखाई नहीं दे रहा साफ और पास का भी साफ दिखाई नहीं दे रहा। तो इसमें कौन सा चश्मा लगता है? बाइफोकल लेंस का लगता है। अबिंदुकता, अबिंदुकता के निवारण में कौन सा लगता है? तो बेलनाकार, सिलेंडर टाइप। आपने देखा होगा एक चश्मा सिलेंडर टाइप लगता है, बेलनाकार लेंस। वो किस बीमारी में लगता है? अबिंदुकता। चलिए हमारा अगला, इंद्रधनुष प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण बनता है। तो प्रश्न आएगा इंद्रधनुष किस कारण बनता है? तो वर्ण विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष बनता है। अगला है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। पूछा जाएगा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में कितने लेंस का प्रयोग होता है? तो दो उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। अब हम बात करना है नेत्रदान। तो नेत्रदान में क्या दान किया जाता है? तो कॉर्निया। नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है? कॉर्निया। अच्छा अब हम बात करना है प्रतिबिंब। तो कहाँ बनता है? तो रेटिना पर। रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है और कॉर्निया दान किया जाता है। रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है और कॉर्निया दान किया जाता है। और वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। प्रश्न था मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से छोटा होगा। हमारा अगला है रेटिना पर बना प्रतिबिंब स्थायी नहीं होता है। तो कैसा होता है? अस्थायी होता है। अगला है कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर कांच में धनात्मक तथा रेशम में ऋणात्मक विद्युत उत्पन्न होते हैं। तो कैसे उत्पन्न होते हैं? कांच पर कैसे होते हैं? धनात्मक, और रेशम पर कैसे होते हैं? तो ऋणात्मक विद्युत उत्पन्न होते हैं। परमाणु कैसा होता है? तो परमाणु विद्युत उदासीन होता है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है परमाणु कैसा होता है? तो विद्युत उदासीन होता है परमाणु। अगला है प्रत्येक पदार्थ के परमाणु में एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो आपने देखा होगा एक नाभिक, नाभिक में कौन कौन होता है? तो एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। ठीक, तो चक्कर कौन लगाता है? तो चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन, है ना। तो बाहरी कक्षा में चक्कर कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉन। और अंदर कौन बैठा रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन पर धनावेशित होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेशित होता है और न्यूट्रॉन कैसा होता है? आवेश रहित कर होता है, आवेशहीन। मैंने इधर प्रोटॉन पर धन लगाया था, न्यूट्रॉन पर जीरो लगाया था और इलेक्ट्रॉन पर ऋण लगाया था। तो आपसे पूछा जाएगा प्रोटॉन धनात्मक है, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक है और न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है। अगला है तड़ित चालक। तड़ित चालक का प्रयोग तड़ित के दौरान बहुत ऊंचे भवनों की सुरक्षा के लिए बनाया जाता है। तो आपको पता है तड़ित चालक क्या होता है? जब भी बहुत तेज बिजली गरजती तो कई कई घरों में तड़ित चालक लगाए जाते हैं, जिससे बिजली जो है वो तड़ित चालक में प्रवेश कर जाती और किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती। अब तड़ित चालक किस धातु का बनाया जाता है? तो तड़ित चालक आप याद रखें तांबे का बनाया जाता है। तड़ित चालक तांबे का बनाया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं दीर्घ दृष्टि दोष। दीर्घ दृष्टि दोष मतलब दूरदृष्टि दोष। दीर्घ मतलब होता है दूर, दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष मतलब हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में अभी मैंने आपको बताया था उत्तल लेंस, है ना, दूरदृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग होता है। अगला है विद्युत सेल में रासायनिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदला जाता है? तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है विद्युत सेल के माध्यम से। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? तो 1 यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा। अब किसी विद्युत धारा को लवण के जलीय विलयन में प्रवाहित करने पर विलयन का विद्युत अपघटन हो जाता है। अगला है बिजली के हीटर या स्त्रों नाइक्रोम के तार का प्रयोग किया जाता है। स्त्री मतलब होता है प्रेस, है ना। तो बिजली का हीटर और स्त्री, प्रेस में किसके तार का प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम के तार। अगला है ट्यूबलाइट में कांच की लंबी ट्यूब के अंदर दीवारों पर
फॉस्फर का लेप होता है। किसका लेप होता है? तो फॉस्फर का लेप। अगला है ट्यूब के दोनों किनारों पर वेरियम ऑक्साइड के तंतु लगे होते हैं। ठीक है, आपको ट्यूबलाइट से संबंधित 2 प्रश्न पता चले। फॉस्फर का लेप होता है और किनारों पर किसके तंतु लगे होते हैं? तो वेरियम ऑक्साइड के तंतु लगे होते हैं। अगला है लेक्लांसे सेल वैद्युत अपघट्य के रूप में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का लेप होता है। अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। डायनेमो कैसा यंत्र? तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आपसे पूछा जा सकता है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर क्या कार्य करता है? इसका उत्तर होगा डायनेमो। अगला है विद्युत मोटर। तो विद्युत मोटर किसके उल्टा काम करता है? तो डायनेमो को उल्टा काम करता है विद्युत मोटर। डायनेमो कर रहा था यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और विद्युत मोटर करेगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन। एक है सस्ता फ्यूज तार। तो सस्ता फ्यूज तार काय का बना होता है? तांबे का, टिन का तथा शीशे के मिश्र धातु का बना होता है। अगला है विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो थॉमस अल्वा एडिसन। आप याद रखें, विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? थॉमस अल्वा एडिसन ने। हमारा अगला चुंबक को स्वतंत्र पूर्वक लटकाने पर वह सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर रुकती है। आप जब भी एक चुंबक को लटकाएं तो कंफर्म हो जाएगा कि उत्तर और दक्षिण में ही वो रुकेगी। अगला है चुंबकों के समान ध्रुवों के बीच विकर्षण एवं असमान ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है। आप देखिए, यदि प्लस प्लस को पास लाएंगे तो इसका मतलब क्या है? वह दूर भागेंगे। ठीक, वह दूर भागेंगे। और यदि एक प्लस और एक माइनस तो वो हमेशा पास आएंगे। ठीक है, चलिए अगला है चुंबक को हथौड़े से पीटने पर या गर्म करने पर लाल बना देने से उसका चुंबकत्व खत्म हो जाता है। तो उसकी जो चुंबकत्व की शक्ति होगी वो क्या होगी? खत्म हो जाएगी। चलिए हमारा अगला है पृथ्वी के ध्रुवों पर नमन कोण का मान। तो नमन कोण का मान कितना होगा? 90 ध्रुवों पर। और विषुवत रेखा पर कितना होगा? 0 डिग्री होगा। तो आप ऐसा याद रखें, पृथ्वी के ध्रुवों पर नमन कोण 90 है और विषुवत रेखा पर 0। चुंबकत्व की असली पहचान विकर्षण तथा प्रतिकर्षण है। अगला है कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग 14 या कार्बन डेटिंग 14 विधि का उपयोग कर जीवाश्मों, प्राचीन पादपों की आयु आदि का पता लगाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न, पुरानी चट्टानों तथा पृथ्वी की आयु के अंकन में यूरेनियम डेटिंग। 2 डेटिंग होती है, कार्बन डेटिंग, एक यूरेनियम डेटिंग। तो यूरेनियम डेटिंग मतलब U235। इससे क्या पता चलता है? तो यूरेनियम डेटिंग से पुरानी चट्टानें और पृथ्वी की आयु का पता चल रहा है। और कार्बन डेटिंग से जो भी जीवाश्म मिलते हैं, प्राचीन पादप मिलते हैं, कितनी आयु है उनकी, ये पता चलता है। हमारा अगला है एक्स किरणों की खोज। तो एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो रोंटजन ने। कब की थी? 1895 में एक्स किरणों की खोज रोंटजन ने की थी। 1895 में एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो रोंटजन नामक एक वैज्ञानिक ने की थी। हमारा अगला है परमाणु बम का सिद्धांत किस प्रकार करता है? तो नाभिकीय विखंडन। अच्छा, 2 क्रियाएं होती हैं, एक नाभिकीय संलयन होती है, एक नाभिकीय विखंडन होती है। जब भी कोई वस्तु टूटकर छोटे छोटे पार्टों में विभाजित हो जाए तो नाभिकीय विखंडन होगी। और नाभिकीय संलयन क्या होगा? जब भी कोई बड़ा पार्ट, ठीक है, जुड़ता है, छोटे छोटे कण यदि जुड़ के बड़ा बनाता है तो नाभिकीय संलयन होता है। तो संलयन मतलब होता है जुड़ना और विखंडन मतलब होता है टूटना। हमारा अगला है विद्युत वाहक बल का मान विभवांतर के सदैव अधिक होता है। तो विद्युत वाहक बल का मान कैसा होता है? विभवांतर से अधिक होता है। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो, मेरी वॉइस पसंद आती है और यदि मेरा समझाना आपको अच्छा लगता है तो मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा अगला है नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला है नाभिकीय रिएक्टर में होने वाली अभिक्रिया के नियंत्रण के लिए कैडमियम या बोरान की छड़ों का प्रयोग किया जाता है।
आपसे पूछा जा सकता है कि रिएक्टर में कौन सी छड़ों का प्रयोग नियंत्रण के लिए किया जाता है, तो कैडमियम का और बोरान का। हमारा अगला है, नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करने के लिए भारी जल और ग्रेफाइट, इनको हम कहते हैं धीमा करने के लिए, मतलब मंदक। मंदक के लिए प्रयोग क्या क्या होता है, तो भारी जल और ग्रेफाइट की छड़। अगला है हाइड्रोजन बम। तो हाइड्रोजन बम है नाभिकीय संलयन। अभी मैंने आपको ऊपर बताया नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। तो नाभिकीय संलयन मतलब हाइड्रोजन बम। सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है, ठीक। मतलब सूर्य में क्या होता है, नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन और हीलियम दो गैसें मिल जाती हैं और ऊर्जा बनाते हैं। हमारा अगला है एक्स किरणों का उपयोग यांत्रिकी में, उद्योगों में, जासूसी में, कला में, अनुसंधान में, चिकित्सा जगत में टूटी हड्डियों का पता लगाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो एक्स किरणों। आपने सुना होगा एक्सरे। जब भी आपकी हड्डी टूट जाती तो आप कहाँ जाते हैं, डॉक्टर को। सबसे पहले वो लिख देता है कि आप एक्सरे कराओ, ठीक है। और एक्सरे की खोज हमने देखी थी, किसने की थी, 1895 में। एक वैज्ञानिक थे रोंटजन, इन्होंने एक्सरे की खोज की थी, ठीक है। चलिए, कोबाल्ट 60 का प्रयोग किस रोग के लिए किया जाता है, तो कैंसर के इलाज के लिए कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। अगला है, चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है, तो संवहन विधि द्वारा केतली में पानी गर्म हो जाता है। इंद्रधनुष आकाश में वर्षा के बाद सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में बनता है। तो अभी ऊपर यह प्रश्न आया था, मैंने आपको बताया था इंद्रधनुष कहाँ बनेगा, तो सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में बनता है। अब बात कर रहे हैं ट्यूबलाइट में। तो ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है, आर्गन। आर्गन गैस मतलब Ar पारे के साथ भरी जाती है, जबकि मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है, तो नाइट्रोजन होती है। अगला है चुंबक, मुख्यतः लोहे और इस्पात के बनाए जाते हैं। चुंबक कैसे बनते हैं, लोहे और इस्पात से बनाए। सबसे पहले नाभिकीय रिएक्टर कहाँ हुआ था, तो शिकागो में बनाया गया था नाभिकीय रिएक्टर। अगला प्रश्न है, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। जबकि सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जी का मान कितना होता है, 6.6734 गुणित 10⁻11 -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। जी की इकाई क्या है, तो जी की इकाई है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। अब हम बात करते हैं जी का मान। तो जी का मान ध्रुवों पर कैसा होगा, तो जी का मान ध्रुवों पर महत्तम होता है और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। तो प्रश्न पूछा जाएगा जी का मान अधिकतम कहाँ होगा, तो आपको याद रखना है ध्रुवों पर अधिकतम होता है और विषुवत रेखा पर कैसा होगा, तो विषुवत रेखा पर न्यूनतम होगा। जी के केंद्र पर, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कैसा होगा, तो पृथ्वी केंद्र पर 0 हो जाएगा। जल पृष्ठ पर तरंगें ऊर्जा की वाहक होती हैं। हमारा अगला है पारा, थर्मामीटर के नली को नहीं भिगाता है, ठीक। अगला है केल्विन मापक्रम पर 0 -273 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आप याद रखिए केल्विन तापक्रम पर 0 क्या होता है, -273 डिग्री सेल्सियस। सूर्य एक गैसीय गोला है। आपको पता है बहुत सारी गैस होती हैं सूर्य में, जिसमें 71% क्या है, हाइड्रोजन। सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन होती है, उसके बाद होती है हीलियम और बाकी अन्य तत्व होते हैं। हमारा अगला एक प्रकाश वर्ष कितना होता है, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणित 10⁻12 किलोमीटर, या फिर 9.46 गुणित 10⁻15 मीटर। अच्छा, किलोमीटर और मीटर आप याद रखें, मीटर में होगी 10⁻15 और किलोमीटर में होगी 10⁻12, क्योंकि किलोमीटर मतलब 1000, तो 3 जीरो लगा दिए जाते हैं ना, मीटर में आता है जब। हमारा अगला है पृथ्वी द्वारा सूर्य के चक्कर लगाने में किया गया कार्य क्या होगा, 0 होगा। अगला है वॉशिंग मशीन। अभी मैंने आपको बताया था एक है अपकेंद्रण, एक है अभिकेंद्री, ठीक। तो अपकेंद्रण के सिद्धांत मतलब बाहर की ओर फोर्स लगेगा, ठीक है। तो वॉशिंग मशीन में कहाँ फोर्स लगता है, तो बाहर की ओर वॉशिंग मशीन में फोर्स लगता है। हमारा अगला है
पहाड़ों पर खाना देर से पकता है क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब कैसा होता है तो कम होता है और जल का क्वथनांक भी कैसा होता है तो कम हो जाता है। अगला है रेल की पटरियों के बीच कुछ जगह खाली छोड़ दी जाती है क्योंकि पटरियाँ गर्मियों में ऊष्मा पाकर कैसी हो जाती हैं तो फैलती हैं, प्रसारित होती हैं। अगला है जल के जमने से इसका आयतन कैसा होगा तो बढ़ जाएगा। यही कारण है कि जाड़े में कभी कभी नल के पाइप भी फट जाते हैं। ठीक है, तो किस कारण फट जाते हैं? आयतन बढ़ जाता है। हमारा अगला है कैंडला। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडला। आप याद रखें ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडला। अगला है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है तो भूकंप तरंगों की तीव्रता को मापा जाता है सिस्मोग्राफ से। अगला है साबुन के बुलबुला व्यतिकरण के कारण रंगीन दिखाई देते हैं। तो आप याद रखें ये व्यक्तिकरण नहीं है, ये व्यतिकरण है। व्यतिकरण के कारण ही साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई देते। हमारा अगला है भू स्थिर उपग्रह कि पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है तो 36,000 किलोमीटर। 36,000 किलोमीटर है भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई। हमारा अगला है ग्रहों को कक्षा में नियमित रखने पर बल को क्या कहते हैं तो गुरुत्वीय बल। गुरुत्वीय बल क्या कहलाता है? ग्रहों की कक्षा में नियमित रखने वाले बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं। अगला है बर्नौली प्रमेय के अनुसार जिस स्थान पर द्रव का वेग अधिक होता है वहाँ दाब कम होता है। ठीक है, वेग यदि अधिक होगा तो दाब क्या होगा? कम होगा, और यदि वेग कम होता तो दाब कैसा होता? अधिक होता। बर्नौली के प्रमेय के अनुसार गहरा जल शांत बहता है। ठीक है, किसके कारण अपन बता सकते हैं कि गहरा जल शांत बह रहा है? तो बर्नौली प्रमेय के कारण। अब हम बात करना है रॉकेट की गति और जेट विमान किस पर काम करते हैं तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। हमारा अगला है जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो चाल कैसी होती है? घट जाती है। आप याद रखें वायु से कांच में जा रहा है तो चाल घट गई है ना। चलिए अगला है हमारा ट्रांसफार्मर का क्रोड काय का बना होता है तो नर्म लोहे का बना होता है। ट्रांसफार्मर का क्रोड नर्म लोहे का बना होता है। हमारा अगला है रेडियो का सुनना अनुनाद के कारण संभव। किसके कारण संभव है तो रेडियो का सुनना अनुनाद रेजोनेंस के कारण संभव है। अगला है कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा यदि खोल दिया जाए तो कमरे का ताप कैसा हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आप इसको मोस्ट IMP लगाएं क्योंकि यह प्रश्न आ चुका है और आप गलती करते हैं। यदि कमरे का रखा फ्रिज का दरवाजा यदि खोल दिया जाए तो गर्म आएगा कमरा, है ना, ठंडा आएगा नहीं। कैसा हो जाएगा? गर्म आएगा, इसलिए ताप बढ़ जाता है। अगला है साइकिल में हवा भरते समय पंप बैरल रुद्धोष्म परिवर्तन के कारण। किस कारण? रुद्धोष्म परिवर्तन के कारण गर्म हो जाता है। हमारा अगला है कम घनत्व के कारण बादल वायुमंडल में तैरते हैं। किसके कारण वायुमंडल में बादल तैरते हैं तो कम घनत्व के कारण। अगला है जहाजों के लिए किसका प्रयोग किया जाता है तो मैक नंबर के द्वारा जहाजों का प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला है दूध से क्रीम अलग करने में दूध का घनत्व बढ़ जाता है। दूध से क्रीम अलग करते हैं तो दूध का घनत्व कैसा हो जाता है? बढ़ जाता है। हमारा अगला है डॉपलर प्रभाव का प्रयोग आकाशीय पिंडों के वेग ज्ञात करने में किया जाता है। अगला यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m है, प्रकाश का वेग c है, तो इसके द्रव्यमान से संबंधित ऊर्जा क्या होगी? तो यह एक सूत्र है E=mc²। यहाँ m द्रव्यमान है और वेग c है। ठीक है, अगला है किसी स्थान पर पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज तल के साथ जितना कोण बनाता है उसे क्या कहते हैं? नमन कोण। और नमन कोण कितने का बनता है तो नमन कोण 90 डिग्री का बनता है। हमारा अगला है किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय यामोत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं तो दिक्पात कोण कहते हैं। अगला है अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नरम लोहे का प्रयोग किया जाता है जबकि स्थायी चुंबक के लिए इस्पात का प्रयोग किया जाता है। आप याद रखें अस्थायी चुंबक बनाना है तो नरम लोहे से बनेंगे और स्थायी चुंबक बनाना है तो इस्पात से बन जाएंगे। अगला है शुद्ध फ्यूज किससे बनता है तो टिन एवं सीसा। दो धातुएं हैं टिन एवं सीसिया, इससे फ्यूज का तार बनाया जाता है।
हमारा अगला है प्राकृतिक चुंबक फेरस ऑक्साइड। प्राकृतिक चुंबक फेरस लोहे आयन ऑक्साइड Fe3O4 जिसका आकार निश्चित नहीं होता। ठीक है। अगला है ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। पूछा जाएगा कि ट्रांसफार्मर किस पर कार्य करता है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। अगला है माइक्रोफोन विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे कैथोड किरणें कैसी होती हैं, तो अदृश्य किरणें होती हैं। कैथोड किरणें अदृश्य किरणें होती हैं। कैथोड किरणों का वेग प्रकाश के वेग का कितना होता है, तो 1/10 गुना। अच्छा, 1/10 गुना से आपको याद आता होगा कि हमारे कान पर ध्वनि का प्रभाव कब तक रहता है, तो 1/10 सेकंड तक रहता है। हमारा अगला है हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाती है, क्योंकि ऊंचाई जितनी बढ़ती जाएगी तो वायु दाब कैसा होता जाएगा, तो कम होता जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते जाएंगे और वायु दाब कम होता जाएगा। हमारा अगला एक स्थिर चुंबक का हमेशा उत्तर उत्तर से दक्षिण दक्षिण को दर्शाता है। अगला एक बार बराबर कितना होता है, तो एक बार बराबर होता है 10⁵5 पास्कल। अगला है बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक कैसा हो जाएगा, तो गलनांक घट जाएगा। अगला है जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो उसकी तरंग दैर्घ्य कैसी हो जाएगी, तो घट जाएगी। वायु से कांच में जा रही तो तरंग दैर्घ्य घट जाएगी। अब बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो आप याद रखना बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण है, तो 7 रंगों से मिलकर क्या बनता है, श्वेत प्रकाश। उत्प्लावन बल में डूबे भाग के बराबर आयतन द्रव के भार के आयतन के बराबर होता है। हमारा अगला है किसी वस्तु का भार निर्वात में अधिकतम होता है। ठीक है। अगला है पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर होता है। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए टेलीस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो टेलीस्कोप। अगला है पृथ्वी के भौगोलिक तथा चुंबकीय अक्ष के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है, तो 18 डिग्री का कोण बनता है। फ्यूज तार का गलनांक कैसा होना चाहिए, तो फ्यूज तार का गलनांक बहुत कम होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, जब भी वोल्टेज बढ़े तो वह जल्दी से गल जाए और हमारे उपकरण जो हैं वो खराब ना हो। हमारा अगला प्रश्न है पराश्रव्य तरंगों का उपयोग संकेत भेजने में भी किया जाता है। अगला है तापक्रम बढ़ने से हवा का घनत्व घटता है, कैसा हो जाता है, तो घट जाता है। बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, यही कारण है कि पानी में तैरता रहता है। ठीक है। बर्फ आप डालेंगे पानी में वो तैर जाएगा। ठीक है ना। चलिए, हमारा अगला है सर्वाधिक आघात वर्णीय धातु कौन सी है, तो सुन। अच्छा, आघात वर्णीयता मतलब उससे पीटते जाएं और वो फैलता जाए, इसको कहते हैं आघात वर्णीयता। तो सबसे आघात वर्णीय धातु है सोना। सोना का सिंबल है Au। ठीक, सोना का सिंबल क्या है, Au। उरम कहते हैं सोना। बर्फ और ढलवा लोहा को गर्म करने पर इसका आयतन क्या होगा, तो घट जाएगा। ठीक है। बर्फ हो या ढलवा लोहा, इनको आप गर्म करेंगे तो आयतन कैसा हो जाएगा, घट जाएगा। अगला है गर्म करने पर ठोस पदार्थों का घनत्व घट जाता है। ठीक, घनत्व कैसा हो जाता है, तो घट जाता है। हमारा अगला है बर्फ को गर्म करने पर घनत्व तो बढ़ता है तथा आयतन कैसा हो जाता है, तो कम हो जाता है। बर्फ की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है, तो 80 किलो कैलोरी बर्फ की गुप्त ऊष्मा होती है। ध्वनि का प्रसारण निर्वात में संभव नहीं है, तो ध्वनि का प्रसारण कैसे में संभव नहीं है, निर्वात। अच्छा, इस लाइन का मैं मतलब बता दे रहा। आप ऐसी जगह गए, मान के चले अंतरिक्ष में, तो आप यदि पास में भी खड़े तो आप एक दूसरे की बात करेंगे लेकिन सुन नहीं सकते, क्योंकि उधर वैक्यूम नहीं, निर्वात नहीं। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि ध्वनि कहाँ नहीं चल सकती, निर्वात में। चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण प्रतिध्वनि सुनाई नहीं देती। अगला है उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब
कैसा होगा? काल्पनिक होगा, सीधा होगा और वस्तु से छोटा होगा। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होगा, सीधा होगा और वस्तु से छोटा। हमारा अगला है कि घर्षण बल की अनुपस्थिति के कारण, घर्षण बल यदि नहीं रहेगा तो बर्फ चलने में कठिनाई होती। आपको पता है कि आप सड़क पर चलते हैं जिसमें घर्षण बल का ही मुख्य काम होता है। यदि घर्षण बल है तभी आप सड़क पर अच्छे से चल सकेंगे, नहीं आप फिसलते रह जाएंगे। अगला है पृष्ठ तनाव कारण, दो भीगे कांच को हटाने में अधिक बल लगता है। ठीक है, घर्षण में पृष्ठ तनाव हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला है कांच की छड़ को गर्म करने पर उसके सिरे पृष्ठ तनाव के कारण ही गोल हो जाते। अच्छा, पृष्ठ तनाव के कारण ही वर्षा की बूंदें जो हैं वो गोल होती हैं। हमारा अगला है आकाश में तारे किस कारण टिमटिमाते हैं? तो अपवर्तन के कारण आकाश में तारे टिमटिमाते हैं। अगला है वर्ण क्रम में सर्वाधिक प्रकीर्णन, प्रकीर्णन मतलब फैलाव। तो आप याद रखिए बैगनी, बैगनी रंग का प्रकीर्णन या फैलाव सबसे अधिक होता है और लाल रंग का सबसे कम होता है। बेतार तार की खोज, तरंग की खोज किसने की थी? तो हर्ट्ज ने। हर्ट्ज मतलब एच-जेड। अभी ऊपर एक आया था हर्ट्ज, हर्ट्ज में मैंने आपको बताया था एच-जेड, बेतार तरंग की। अगला है गैलीलियो की दूरदर्शी में अवतल लेंस का प्रयोग किया गया था। अवतल लेंस मतलब वो कोई भी चीज़ों को फैलाता है तो अवतल लेंस कहलाता है। शोल्डर, शोल्डर किसका मिश्रण है? तो टिन और शीशे का, टिन और शीशे का मिश्रण क्या है? शोल्डर कहलाता है। अगला है हवाई जहाज, ब्लैक बॉक्स का रंग किस प्रकार का होता है? तो आप इससे कंफ्यूज ना हो, नाम है ब्लैक बॉक्स लेकिन रंग कैसा होगा? नारंगी रंग। ठीक है, प्रकाश वर्ष काय का मात्रक है? तो दूरी का, दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई। अगला है डॉपलर प्रभाव, किससे संबंधित है? तो ध्वनि से संबंधित है डॉपलर प्रभाव। अगला है एनीमोमीटर, एनीमोमीटर यंत्र क्या होता है? तो हवा की दिशा और वेग मापने में काम आता है एनीमोमीटर। ट्यूबलाइट में क्या भरा होता है? तो ट्यूबलाइट में मर्क्यूरिक ऑक्साइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड के साथ आर्गन गैस भी भरी जाती है। हमारा अगला है हेलीपुच्छल तारा, हेलीपुच्छल तारा या धूमकेतु कितने वर्षों में दिखाई देता है? तो आप ये इंपॉर्टेंट लगा दें, 76 वर्षों में दिखाई देता है हेली धूमकेतु। अगला है ब्लैक होल का सिद्धांत, किसने दिया था? तो एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल का सिद्धांत दिया था। अगला है फोटो खींचने वाले प्लेट पर प्रकाश पड़ने पर प्रकाश रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है। तो कैसे बदल जाता है? रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है। प्रतिध्वनि सुनाई देने के कारण ध्वनि का परावर्तन होता है। तो किसके कारण प्रतिध्वनि सुनाई देगी? ध्वनि के परावर्तन के कारण। हमारा अगला है भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, तो तारापुर में, तारापुर मतलब कहाँ? तो महाराष्ट्र, एमएच में स्थापित किया गया था। हमारा अगला है सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन, मैंने आपको बताया था नाभिकीय संलयन, तो संलयन होता है जुड़न, नाभिकीय संलयन मतलब होता है जुड़ना। ठीक है, अगला है द्रव बूंद का संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रकृति क्या कहलाती? तो पृष्ठ तनाव कहलाता है। स्त्रियों की आवाज का तारत पुरुषों की तुलना में कैसा होता है? तो अधिक होता है। तारत मतलब क्या होता है? तो पिच, स्त्रियों की आवाज का तारत पुरुषों की तुलना में अधिक होता है। हमारा अगला एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत सौर सेल होती है। अगला है उच्च तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर। चलिए हमारा अगला है रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट एक समान तापमान को बनाए रखता है। तो आप याद रखिए थर्मोस्टेट मतलब होता है जहां समान तापमान बना रहता है। धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है? तो 0 डायोप्टर। आप याद रखिए धूप के चश्मे के में कोई पावर नहीं होती, तो इसमें डायोप्टर कितना होता है? 0 होता है। अगला है दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था। तेल जल की ऊपर सतह पर फैल जाता है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम होता है। तो आप याद रखिए तेल आप जैसे ही पानी में डालेंगे तेल ऊपर ऊपर फैला रहता है। तो इसका कारण क्या है?
तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम होता है। अगला है वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व तो कैसा रहता है? अपरिवर्तित रहता है। अगला है जल का वाष्प में बदलना, एक भौतिक परिवर्तन कहता है। अच्छा, परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक भौतिक परिवर्तन, एक रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन मतलब कि वह दोबारा उसी फॉर्म में आ जाए, ठीक है, कोई भी किसी प्रकार की हानि ना हो। और रासायनिक परिवर्तन मतलब हानि हो जाए। जैसे मैं आपसे बात करूं कि मोमबत्ती का पिघलना, तो मोमबत्ती का पिघलना मतलब भौतिक परिवर्तन, और मोमबत्ती का जलना मतलब उसकी बत्ती यदि जल गई है, खत्म हो गई है बत्ती, जल कर, तो वह रासायनिक परिवर्तन। चलिए अगला है हवाई जहाज से यात्रा करते हैं पेन से स्याही निकलने लगती है, इसका कारण क्या है? तो वहाँ वायु दाब कम हो गया है। कैसा हो गया है? वायु दाब कम हो गया। अच्छा, वायु दाब कम ही के कारण आपने देखा होगा पहाड़ों पर जो है वो खाना बहुत देर लगता है बनने में, है ना। चलिए अगला है जल की सतह के ऊपर का दृश्य देखने के लिए पनडुब्बी में क्या कौन सा यंत्र लगाया जाता है? तो पेरिस्कोप यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अगला है भिन्न भिन्न तारों के भिन्न भिन्न रंग, इनके विकिरण की विविधता है, विविधता का कारण होता है। किसके कारण होता है? विकिरण की विविधता का कारण। अगला है वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण धूल कण होते हैं। चलिए ध्वनि तरंगें ठोस, द्रव एवं गैस तीनों माध्यमों से होकर संचरित हो सकती हैं, ठोस, द्रव और गैस तीनों से। लेजर बीम का उपयोग कैंसर चिकित्सा में किया जाता है। अच्छा, कैंसर चिकित्सा से आपको याद आ रहा होगा कोबाल्ट 7। अभी आपने यदि वीडियो आप शुरू से देख रहे हैं तो आपको याद होगा कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है कैंसर में। कांच से होकर गुजरने पर प्रकाश की गति कैसी हो जाती है? तो न्यूनतम हो जाती है। हमारा अगला है जैव अणु का संश्लेषण और टूट जाना क्या कहलाता है? उपापचय कहलाता है। ग्रह गति नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ग्रह के गति के नियम दिए थे केपलर ने। अगला है माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति वैसी ही रहती है। अगला है लाल रंग के गुलाब को हरे रंग में देखने पर कैसे दिखाई देगा? तो काला। अच्छा, प्रश्न इससे रिलेटेड कोई भी आ सकता है कि लाल रंग में किसी भी वस्तु को देखेंगे, हरे रंग में देखेंगे तो कैसी दिखाई देगी? काली। आपने देखा होगा एक पुराने चश्मा आता था, मेले में मिलता था लाल कलर का चश्मा, आप उससे देखें, ठीक है, तो आपको कैसे दिखाई देगा? लाल रंग का गुलाब कैसे दिखाई देगा? हरे रंग में यदि आप देखेंगे तो काला दिखाई देगा। अगला है सरल सूक्ष्मदर्शी में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी तथा सीधा। सरल सूक्ष्मदर्शी में बना प्रतिबिंब आभासी के साथ साथ कैसा होता है? सीधा होता है। एसआई पद्धति में बल का मात्रक क्या है? तो बल का मात्रक न्यूटन है, जबकि सीजीएस में बल का मात्रक क्या है? तो डाइन है। आप याद रखें, एसआई में न्यूटन है ना, और सीजीएस में है डाइन। 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? तो 10⁵ डाइन होता है। अगला है इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अभिकेंद्रीय बल के कारण चक्कर लगाते हैं। किस बल के कारण चक्कर लगाते हैं? अभिकेंद्रीय बल। सर्कस में मौत का कुआं अपकेंद्रीय बल का उदाहरण। अच्छा, कैसे अपकेंद्रीय बल का कारण? इस प्रश्न को आप समझिए, क्योंकि यदि बाहर की तरफ झुक रहा है तो अपकेंद्रीय, और यदि वो अंदर की तरफ झुक रहा है तो अभिकेंद्रीय। तो इसमें मौत का कुआं, ठीक, मौत के कुआं में जो गाड़ी चला रहा है उसके द्वारा बल कैसा लग रहा है? तो अंदर की ओर लगा। तो इस प्रकार अभिकेंद्रीय बल भी है, ठीक। चलिए अगला है कैंची सिंडसी पिलास प्रथम श्रेणी के उत्तोलक। अच्छा, उत्तोलक तो मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाकर दूंगा उत्तोलक, क्योंकि यह टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट। अभी आप ऐसे याद रखें, मैं शॉर्ट में बता दे रहा। उत्तोलक की 3 श्रेणियां होती हैं, एक होती है प्रथम श्रेणी, एक होती है द्वितीय श्रेणी, और एक होती है तृतीय श्रेणी, ठीक है। तो आप देख लें, उत्तोलक मतलब प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। तो प्रथम श्रेणी में आप ऐसे याद रखें, पहले में मान के चले मैं 3 पॉइंट बना दे रहा, 3 पॉइंट यदि मैं बना दे रहा तो पहले में दूसरा रहेगा फिक्स। क्या बोल रहा मैं? पहले में दूसरा फिक्स रहेगा और दूसरे में पहला फिक्स रहेगा, ठीक।
समझ गए आप। दूसरे में पहला फिक्स रहेगा, यदि 3 पॉइंट है, एक पहला एक दूसरा एक तीसरा, तो पहले वाले में दूसरा पॉइंट फिक्स रहेगा और दूसरे वाले में पहला वाला फिक्स रहेगा और तीसरे में तीसरा ही फिक्स रहेगा। अब हम इसको समझते हैं कि मैं बोल क्या रहा था। देखिए, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आ रही है कैंची। तो आपने कैंची बनाया, चलिए मैं आपको एक कैंची बना के देता हूँ। कैंची बना ली, 3 पॉइंट मान लो, एक पहले वाले एक दूसरे वाले एक तीसरे वाले। तो मैंने बोला था प्रथम श्रेणी में दूसरा पॉइंट फिक्स रहेगा, देखिए ये पॉइंट फिक्स हो गया, ठीक है। अब पिंचेस भी आप देखें बीच में फिक्स रहती है, एक साइड से पकड़ने का रहता है, एक साइड से दबाने का रहता है ना, इस टाइप से रहती है पिंचेस, बीच का फिक्स रहता है और सामने से पकड़ा जाता है, पीछे से दबाया जाता है, ठीक है ना। चलिए, पहले में दूसरा फिक्स हो गया। अब दूसरे श्रेणी में, द्वितीय श्रेणी में सरौता, आपने देखा होगा सरौता कैसा बनता है, तो सरौता इस टाइप का बनता है, आपने देखा होगा सुपारी वाला सरौता इस टाइप का बनता है। तो सरौते द्वितीय श्रेणी मतलब ये पहला वाला फिक्स इसका रहेगा, पहला वाला बिंदु क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, ठीक है। नींबू निचोड़ने वाली मशीन आपने देखी होगी, बीच में नींबू रखा जाता है, ठीक है, पहला वाला फिक्स रहता है, ठीक है। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक हैं। चलिए, अगला है तीसरा, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक, इसमें तीसरा ही फिक्स होता है। जैसे चिमटा, आपने देखा होगा चिमटा मतलब कहाँ से पकड़ा जाता है, पीछे से पकड़ा जाता है चिमटा, ठीक। और फिक्स कहाँ से रहता है, पीछे से फिक्स रहता है ना, लास्ट। यदि 3 आपने ऐसे देखा होगा चिमटा, इस टाइप से चिमटा रहता है, खाना बनाने वाला चिमटा, इधर से पकड़ा जाता है, इधर से रोटी पकड़ी जाती है, इधर से रोटी पकड़ी जाती है। तो चिमटा या किसान का हल तृतीय उत्तोलक का उदाहरण। मैं आपको उत्तोलक की एक अलग से वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलिए, हमारा अगला है वायु की अनुपस्थिति में समान ऊंचाई से गिरने पर दो भिन्न भिन्न द्रव्यमानों की वस्तुएं पृथ्वी पर एक साथ पहुंचेंगी, ठीक है। वायु की अनुपस्थिति यदि रहेगी और आप कोई भी चीज़ें फेंकेंगे तो द्रव्यमानों की पृथ्वी पर एक साथ पहुंचेंगे। चलिए, अगला है वायु की उपस्थिति में समान ऊंचाई से गिराई हुई वस्तुओं में भारी वस्तु हल्की वस्तु की तुलना में सबसे पहले पहुंचेगी। आपको पता है, आप ये घर पे भी कर सकते हैं। आप एक ईंट लें, पत्थर लें और एक हल्की सी कोई वस्तु लें, आप छत से गिराएंगे तो सबसे पहले जो भारी होगी ईंट होगी वो नीचे आएगी, इसके बाद हल्की वस्तु आएगी। क्यों? क्योंकि उधर वायु की उपस्थिति। अच्छा, आप निर्वात में चले जाओ, तो निर्वात में जैसे ही आप उधर वायु नहीं है, आप चाहे भारी वस्तु हो चाहे हल्की वस्तु हो, दोनों को आप गिराएंगे, दोनों एक साथ ही नीचे आएंगी। चलिए, हमारा अगला है पलायन वेग। किसी पिंड के कक्षीय वेग का √2 गुना होता है। तो प्रश्न पूछा जाएगा पलायन वेग किसी पिंड के कक्षीय वेग का कितने गुना होता है, तो √2 गुना होता है। यदि पृथ्वी की कोणीय चाल में 17 से गुणा वृद्धि कर दी जाए तो विषुवत रेखा पर घूमने वाली वस्तु का भार कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगला है स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटाने के लिए लगने वाले बल को क्या कहते हैं, तो प्रत्यानयन बल कहते हैं। अगला है पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र क्या है, तो हाइड्रोफोन से पानी के अंदर ध्वनि को सुना जा सकता है। 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है, तो नैनो मतलब 10⁻⁻9 मीटर नैनोमीटर होता है। श्यानता की इकाई क्या है, तो श्यानता की इकाई है पॉइस। अगला है गैस का दाब मापा जाता है, तो किससे गैस का दाब मापा जाता है, तो मैनोमीटर द्वारा गैस का दाब मापा जा सकता है। हमारा अगला, सभी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से सीसा में परिवर्तित होते हैं, ठीक है। भारी रेडियो तत्व, सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व लास्ट में किस में परिवर्तित होते हैं, सीसा मतलब लेड मतलब पीबी। अगला है सौर सेल, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। खाद्य ऊर्जा को हम कैसे मापते हैं, तो कैलोरी में मापते हैं। खाद्य ऊर्जा को हम कैसे मापते हैं, तो कैलोरी में मापते हैं। अगला है जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाए, तो दोगुनी की जाती है तो उसका संवेग कितने गुना हो जाएगा, तो संवेग भी 2 गुना ही रहता है। एक चुंबकीय क्षेत्र अल्फा एवं बीटा कण को विक्षेपित करता है। चुंबकीय क्षेत्र में कौन से कण निकलते हैं, एक अल्फा और एक
बीटा कण निकलते हैं। अगला है ट्रांसफार्मर किस पर कार्य करता है, तो ट्रांसफार्मर एसी करंट पर कार्य करता है। अगला है एक अतिचालक सुपर कंडक्टर पैरामैग्नेटिज्म एक अनुचुंबकीय दिखाता है। फैराडे संख्या कितनी होती है, तो फैराडे संख्या 9.65 गुणे 10⁻7 कूलम के बराबर होती है। फैराडे संख्या आप याद रखें 9.65 इंटू 10⁻7 कूलम होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है, तो ऊर्जा की इकाई है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला है शुष्क सेल में कार्बन की छड़ एनोड का तथा जस्ते की बर्तन कैथोड का कार्य करता है। शुष्क सेल में कार्बन की छड़ होती है, वो किसका काम करती है, एनोड का, तथा जस्ते का जो बर्तन होता है वो कैसे काम करता है, कैथोड का कार्य करता है। अगला है टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा विद्युत ऊर्जा के रूप में होती है। एक धातु के तार में विद्युत का प्रवाह किस माध्यम के कारण होता है, किसके कारण होता है, तो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। मैंने अभी बताया था प्रोटॉन पे प्लस होता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस होता है और न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता, मतलब जीरो आवेश होता है। अगला है ऑक्सीजन प्लेटिनम सोडियम एल्यूमिनियम मैग्नीज ये कैसे पदार्थ हैं, तो ये अनुचुंबकीय पदार्थ हैं। अगला है डायोड से धारा एक दिशा में बहती है, तो डायोड से धारा कैसी बहती है, तो एक दिशा में ही बहती है। अगला है गामा किरणों की भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है, तो आपसे पूछा जाएगा कि किस किरणों की क्षमता वेधन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, तो अल्फा बीटा या गामा, तो आप याद रखें गामा किरणों की वेधन क्षमता सबसे अधिक होगी। अगला है प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने नापा था, तो प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम रोमन ने नापा था। अगला है डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है, तो ध्वनि से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो 760 मील पर घंटा होती है। सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरण कौन सी होती है, तो गामा किरण, जिनकी भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है वो कम तरंग वाली किरणें होती हैं। चलिए अगला है फोटोग्राफी में उपयोगी हाइपो रासायनिक रूप से किसका प्रयोग होता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड का किया जाता है। ध्वनि का वेग ठोस धातु में या इस्पात में या लोहे में सर्वाधिक होगा, करीबन 5000 तक होता है। मैंने सबसे पहले आपको बताया था ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा ठोस में, उसके बाद द्रव में और उसके बाद गैस में होता है। गैसों में हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होती है, सर्वाधिक होती है। अगला केल्विन पैमाने के 373 बिंदु पर जल उबलता है। केल्विन में कितने पर जल उबलता है, तो 373 केल्विन पर जल उबलता है। ठोस की शुद्धता गलनांक बिंदु के निर्धारण द्वारा ज्ञात की जाती है। जल का अधिकतम घनत्व और न्यूनतम घनत्व आयतन कितने पर होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का अधिकतम घनत्व और न्यूनतम आयतन होता है। अगला है जलते हुए विद्युत बल्ब के फिलामेंट का ताप कितना होता है, तो 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अच्छा विद्युत बल्ब का फिलामेंट कैसे बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है, जिसका सिंबल होता है W। अगला है हमारा समुद्र की दूरी मापने की इकाई क्या है, तो नॉटिकल मील से समुद्र की इकाई दूरी मापी जाती है। एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है, 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। एक नॉटिकल मील 1.852 किलोमीटर। अगला है वायुयान के चाल और ध्वनि के चाल के अनुपात को क्या कहते हैं, तो मैक संख्या कहते हैं। अगला है साबुन का बुलबुला व्यतिकरण, मैंने आपको ऊपर बताया था व्यतिकरण के कारण ही साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई पड़ता है। हमारा अगला है कार्य का सीजीएस पद्धति मात्रक क्या होता है, तो कार्य का सीजीएस पद्धति मात्रक अर्घ होता है। हमारा अगला प्रश्न है पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या कहलाता है, तो लघुत्तम अंश कहलाता है क्वार्क। आप याद रखिए पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या कहलाता है, तो क्वार्क कहलाता है। इस प्रकार मैंने ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझाने की कोशिश की है, और आपको यदि वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी
मच।